दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोच कर देखिए। एक ऐसा देश जहां की 80% जमीन खड़ी चट्टान और पहाड़ों से भरी है, जहां हर वक्त भूकंप और सुनामी आने का डर लोगों की सांसों में बसा रहता है। एक ऐसी जमीन जिसे नेचर ने खेती के लिए रिजेक्ट कर दिया था। अगर आप ऐसी जगह होते तो क्या करते? शायद हार मान लेते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी नामुमकिन जगह से एक ऐसी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पैदा हुई जो आज हर साल $150 बिलियन का बिजनेस करती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने जमीन के एक एक इंच को एक परफेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम में बदल दिया है। आखिर कैसे एक देश जिसके पास ना ठीक से खेती लायक जमीन है, ना नेचुरल रिसोर्सेज, उसने दुनिया की सबसे प्रीमियम फार्मिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी? और दूसरी तरफ कैसे एक और देश ने अपनी बढ़ती आबादी के बावजूद रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी दुनिया के फूड मार्केट पर कब्जा कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान और चाइना के एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर के उन राज्यों के पीछे ले जाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर क्रॉप, मछली और जमीन के टुकड़े के पीछे ऐसी साइंस और मेहनत छिपी है जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो फार्मिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। पहाड़ों पर उगने वाला सोना, अरिता मिकन मंडरिन्स। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है जापान के वाकायामा प्रीफेक्चर के अरिता मिकन ऑर्चर्ड से। अमेरिका में संतरे फ्लैट जमीनों पर उगाए जाते हैं, लेकिन जापान में ये मैंडरिन समंदर की तरफ फेस करने वाले खड़े पहाड़ों पर उगाए जाते हैं। पहाड़ी ढलान की वजह से मिट्टी में पानी नहीं रुकता, जिससे पेड़ों को नेचुरली अपने अंदर ज्यादा शुगर स्टोर करनी पड़ती है। यहाँ मशीन्स का यूज नामुमकिन है, इसलिए हर एक फल को स्पेशली डिजाइन किए गए सीजर से हाथ से काटा जाता है ताकि उसके छिलके के एसेंशियल ऑयल्स बचे रहें। यहाँ का स्किल्ड किसान रंग और धूप देखकर तय करता है कि फल हार्वेस्ट के लिए रेडी है या नहीं। इस मेहनत का नतीजा यह है कि इन प्रीमियम मैंडरिन्स का एक डब्बा $70 पर केजी तक बिकता है, जो जापान में प्रीमियम वाग्यू बीफ की कीमत के बराबर है। इन्हें पहाड़ों से नीचे लाने के लिए मिनिएचर रेल सिस्टम्स का यूज किया जाता है। सेकाई इची पियर्स और युबारी मेलन्स, लग्जरी की एक नई हद। अगर आपको लगता कि मंडरिन्स महंगे हैं तो सेकाई इची पियर्स के बारे में सुनिए। इसे लग्जरी का सिंबल माना जाता है और यह सालाना $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसकी खेती स्प्रिंग सीजन में शुरू होती है। फूल खिलने पर किसान मधुमक्खियों पर डिपेंड रहने के बजाय खुद अपने हाथों से सॉफ्ट ब्रश का यूज करके क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। और तो और स्पेशल ऑर्डर्स पर कच्ची नाशपाती पर ग्राहक का नाम इनग्रेव कर दिया जाता है, जो फल के साथ बड़ा हो जाता है। वही दूसरी तरफ है युबारी किंग मेलॉन। -10 डिग्री सेल्सियस में इन्हें स्पेशल ग्रीन हाउसेज में उगाया जाता है। किसान इन मेलॉन्स की रोज हल्के हाथों से मसाज करते हैं ताकि छिलके पर माइक्रो स्ट्रेस पड़े। इस स्ट्रेस से मेलॉन सैप रिलीज करता है, जो सूख कर परफेक्ट जाल बना लेता है। एक टाइम पर ये मेलन्स ऑक्शन में हजारों डॉलर्स में बिके थे। इन्हें परफेक्ट गोल आकार और मिठास के लिए दुनिया का सबसे प्रीमियम फल माना जाता है। असली वसाबी, दुनिया का सबसे मुश्किल पौधा। आपने सुशी के साथ ग्रीन कलर का वसाबी पेस्ट तो खाया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में यूज होने वाला 90% वसाबी नकली है, जो हॉर्स रैडिश और मस्टर्ड में हरा रंग मिलाकर बनाया जाता है। असली वसाबी कमर्शियलाइज किए गए सबसे मुश्किल क्रॉप्स में से एक है। इसे उगने के लिए प्योर, ठंडे और बहते पहाड़ी पानी की जरूरत होती है। पानी थोड़ा भी गर्म होने पर पूरी फसल ऑक्सीजन की कमी से सड़कर मर जाती है। एक पौधे को तैयार होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। हार्वेस्ट करते समय किसानों को ठंडे पानी में उतरकर इसे निकालना पड़ता है। असली वसाबी को पहले से पीसकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कसे जाने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसका असली फ्लेवर खत्म होने लगता है। इसी वजह से इसकी कीमत $200 से $300 पर केजी तक होती है। समुद्री खजाना, येलोटेल फिश और स्नो क्रैब्स। जापान का एग्रीकल्चर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। येलोटेल फिश अब वाइल्ड में पकड़ने के बजाय समंदर के बीच बने मैसिव सी केजेस में पाली जाती है। हार्वेस्ट से 24 से 48 घंटे पहले इनका खाना बंद कर देते हैं ताकि मीट स्टेबल रहे। इन्हें बिना फिजिकल डैमेज के सक्शन सिस्टम से निकाला जाता है। साशिमी ग्रेड फिश के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतनी बारीक प्रिसिजन से कंट्रोल होती है कि यह एक आर्ट बन जाती है, जहां हर नाइफ स्ट्रोक मीट के नेचुरल ग्रेन के हिसाब से लगता है। वहीं दूसरी तरफ मात्सुबागानी स्नो क्रैब्स को समंदर के बॉटम ट्रैप से पकड़ा जाता है। फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए किसान ट्रैप्स को लंबे समय तक पानी में नहीं छोड़ते। इनकी स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज हैं। फीमेल क्रैब्स और 9 सेंटीमीटर से छोटे मेल क्रैब्स को वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। पहले दिन की ऑक्शन में एक प्रीमियम टैग्ड स्नो क्रैब हजारों डॉलर्स तक में बिकता है। आरामाकी साके और कुरोबुटा पोर्क, इंतजार और क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक। आरामाकी साके को तैयार होने में लगभग 5 हफ्ते लगते हैं। मछलियों को हाथ से पकड़कर साफ करके उन पर कोर्स सॉल्ट लगाया जाता है और उन्हें भारी पत्थरों के नीचे दबाकर रखा जाता है। उसके बाद इन मछलियों के पेट में बैम्बू स्टिक्स फंसाकर इन्हें हवा में उल्टा लटकाया जाता है। सूखी, ठंडी हवा
उन्हें अंदर से बाहर तक ड्राई करती है, जिससे उमामी रिचनेस आती है। दूसरी तरफ बर्कशायर पोर्क या कुरोबुटा है, जिसे क्योर्ड मीट वर्ल्ड का वाग्यू मानते हैं। एक नॉर्मल पिग 6 महीने में बड़ा होता है, लेकिन कुरोबुटा को 10 महीने लगते हैं। इन्हें ग्रेन्स और स्वीट पोटैटोज खिलाए जाते हैं, जिससे इनके मीट के अंदर का फैट बर्फ जैसा सफेद, मीठा और मुंह में पिघल जाने वाला बनता है। चाइना का मेगा स्केल रेवोल्यूशन, एक्वाकल्चर और इकोसिस्टम। अब अगर अपना रुख चाइना की तरफ करें तो वहां फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। जापान अगर प्रिसिजन पर फोकस करता है तो चाइना का ध्यान मेगा स्केल और टेक्नोलॉजी पर है। कार्प मछलियों की बात करें, जिसे अमेरिका में इन्वेसिव माना जाता है, वहीं चाइना में यह $30 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। इन्हें फ्लडेड राइस फील्ड्स में लिविंग प्रोटीन फैक्ट्री की तरह पाला जाता है। कभी फसलों के लिए खतरा मानी जाने वाली क्रेफिश आज $45 बिलियन का क्लोज लूप इकोसिस्टम मॉडल बन चुकी है। बाढ़ के सीजन में ये एक्वाटिक लाइफ को नर्चर करते हैं और बारिश में फर्टाइल चावल के खेत बन जाते हैं। हर दिन एक वर्कर हजारों ट्रैप्स हैंडल करता है। फ्रॉग फार्मिंग में भी चाइना आगे है। हार्वेस्ट के वक्त पानी कम करके फ्रॉग्स को खुद नेट्स में आने दिया जाता है, ना कि उन्हें फोर्स किया जाता है, ताकि मीट की क्वालिटी बेहतरीन रहे। डक फार्मिंग और सी क्यूकम्बर्स, बायोलॉजी को कंट्रोल करना। चाइना पूरी दुनिया को हर साल 400 करोड़ डक सप्लाई करता है। ब्रीडिंग फार्म से लेकर इंक्यूबेशन सिस्टम्स तक सब कुछ ऑटोमेटेड है। डक्स के बढ़ने पर उन्हें नेट कॉरिडोर से शिफ्ट किया जाता है, ताकि कोई पैनिक या इंजरी ना हो। इसी वजह से पीकिंग डक के मीट में परफेक्ट फैट रेशियो और क्रिस्पी स्किन मिलती है। समंदर की बात करें तो सी क्यूकम्बर्स की फार्मिंग $20 बिलियन की इंडस्ट्री है। पहले डाइवर्स को जान जोखिम में डालना पड़ता था, लेकिन आज मॉडर्न नेट से इन्हें सेफली ओशन फ्लोर से निकाल लिया जाता है। फ्रेश सी क्यूकम्बर का 10 किलो हिस्सा सूखने के बाद सिर्फ 1 किलो बचता है, इसलिए यह दुनिया के सबसे महंगे समुद्री खजानों में गिना जाता है। टेक ड्रिवन हार्वेस्ट्स, मशरूम्स, चिलीज और सनफ्लावर्स। चाइना ने क्लाइमेट पर अपनी डिपेंडेंसी लगभग खत्म कर दी है। मशरूम फार्मिंग आज $60 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसे रोबोट्स चलाते हैं। छोटे फार्म्स में लोग हाथ से ट्विस्ट करके मशरूम निकालते हैं, लेकिन बड़े फार्म्स में रोबोटिक आर्म्स मिलीमीटर लेवल प्रिसिजन के साथ 24/7 काम करते हैं। मशरूम को काटना, सॉर्ट करना और पैक करना सब ऑटोमेटेड है। 45% ग्लोबल आउटपुट वाली मिर्च हार्वेस्ट करते वक्त आंखों में जलन की प्रॉब्लम अब हिस्ट्री बन चुकी है। सिंजांग जैसे इलाकों में बड़ी मशीन्स मोबाइल प्रोडक्शन लाइंस की तरह काम करती हैं। पौधे काटना और वैक्यूम सक्शन से कलेक्ट करना बिना इंसानी हाथ के होता है। बंजर होती जमीनों से निपटने के लिए चाइना ने सनफ्लावर्स उगाने शुरू किए, जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है। मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स से इनकी कटाई होती है, जिससे कुकिंग ऑयल मिलता है और बंजर जमीन का इस्तेमाल होता है। और हाँ, हनी पीचेस जैसे डेलिकेट फल आज भी हाथ से तोड़े जाते हैं। इनका छिलका पतला और रस ज्यादा होता है, हल्का दबाव भी इन्हें खराब कर सकता है। यह साबित करता है कि जरूरत पड़ने पर चाइना आज भी ह्यूमन टच का ध्यान रखता है। द इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या सीख है? दोस्तों, जापान और चाइना की इस कामयाबी को देखकर अब बात करते हैं हमारे अपने देश की। हमारे देश में नेचर ने हमें इतनी वैरायटी दी है जो शायद ही दुनिया के किसी और देश के पास हो। हमारे पास उपजाऊ मैदान है, अलग अलग तरह के मौसम हैं और किसानों की ऐसी आबादी है जो मिट्टी को पूजती है। लेकिन आज भी हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कोल्ड स्टोरेज और बेसिक टेक्नोलॉजी की कमी से जूझ रहे हैं। सोचिए, अगर हमारे किसानों को चाइना जैसी एडवांस्ड मैकेनाइजेशन और जापान जैसी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी टेक्निक सिखाई जाएं, तो क्या होगा? हमारे यहाँ उगने वाले आम, मसाले और समुद्री खजाने इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं। जरूरत है तो बस रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के बजाय उसमें वैल्यू ऐड करके प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की। अगर हम अपनी फार्मिंग पॉलिसीज में इन दोनों देशों का विजन शामिल कर लें, तो हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ग्लोबली अनस्टॉपेबल बन सकती है और हमारा किसान दुनिया में सबसे अमीर किसान बन सकता है। तो दोस्तों, इस सफर से हमने क्या सीखा? जापान ने साबित कर दिया कि आप अपनी लिमिटेशंस को ही सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। एक एक फल को क्राफ्ट करके उन्होंने बता दिया कि क्वालिटी की कोई लिमिट नहीं होती। और दूसरी तरफ चाइना ने बता दिया कि नेचर की रुकावटों को टेक्नोलॉजी से कैसे कुचला जा सकता है। एक देश ने एक्सट्रीम क्वालिटी चुनी तो दूसरे ने एक्सट्रीम स्केल। आपको कौन सा मॉडल ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लगा? क्या हमें जापान की प्रीमियम परफेक्शन चाहिए या चाइना का मैसिव स्केल प्रोडक्शन? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी को शांत किया हो और कुछ नया सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।